एक्टर डायरेक्टर ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। करोड़ों लोग आज उनके फैन हैं। ऐसे ही एक फैन का नाम है फैसल अली डार, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। पर ऐसा क्या उन्होंने किया है कि आज सबसे ज़्यादा चर्चा फैसल अली डार की हो रही है। ऐसी ही कुछ कहानियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ बदलाव के नायक की इस खास कड़ी में। पहली कहानी है केरला की रहने वाली विद्या राजू की, जो कि सांपों को पकड़ने के लिए मशहूर हैं, जिनके नाम को सुनकर के ही आप भाग जाएं। आज विद्या अपने काम में इतनी अनुभवी हो चुकी हैं कि केवल सांपों की फोटो देख करके बता देती हैं कि वो सांप जहरीला है या नहीं। उनके बारे में जब हम जानने निकले तो पता चला कि उनकी ज़िंदगी सचमुच बेहद रोचक है। आइए उनको जानते हैं और करीब से। केरल एक ऐसा राज्य जहां तक नजर जाएगी सिर्फ प्राकृतिक नजारे और हरियाली फैली हुई नजर आएगी। इसके साथ ही जैव विविधता के मामले में भी केरल का कोई सानी नहीं है। तरह तरह के जीव जंतु यहाँ आसानी से नजर आ जाते हैं। उन्हीं में से एक है सांप। सांप को देखते ही लोग अक्सर या तो डर के मारे भागने लगते हैं या फिर उसे मारने लगते हैं। लेकिन केरल की रहने वाली विद्या राजू के लिए सांप उनके बच्चों के समान है। अब तक वो हजारों सांपों को रेस्क्यू करके उन्हें जंगलों तक छोड़ चुकी हैं। विद्या राजू केरल के कोची में सांप पकड़ने के लिए मशहूर हैं। सांप पकड़ने के लिए रोज 2 से 3 फोन कॉल उनके पास आते हैं। 60 साल की विद्या पिछले 25 वर्षों से सिर्फ सांप ही नहीं बल्कि पक्षियों और अन्य जानवरों को जीवन देने का काम कर रही हैं। विद्या अब तक 1000 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू कर चुकी हैं। मूल रूप से बिहार की रहने वाली विद्या वर्तमान में अपने पति रिटायर्ड कमांडर NVS राजू के साथ कोच्चि में रहती हैं। अक्सर जब कहीं सांप घर मोहल्ले में देखा जाता है तो बस एक फोन कॉल पर उनकी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। जब हमारी पोस्टिंग INS मांडवी गोवा में थी तब मैंने देखा लोगों को सांप के बारे में जो है कुछ डर था उनके मन में, तो मैंने जस्ट उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करने लगी और उसके बाद मैंने किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है इस पर मैंने शुरू किया। करीब 20 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। पहले इंडियन नेवी में जहाँ पे हमारी पोस्टिंग थी अंदर में ही हम करते थे, जहाँ कॉलोनी में हम रहते थे वहीं पे मैं जो सांप घर के अंदर आ गया तो निकाल के बाहर छोड़ देते थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरा भी एक्सपीरियंस होता गया और मैं भी और बाहर से भी लोग बुलाने लग गए और ये करती हूँ। विद्या के पति की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उन्हें हर 3 साल में ट्रांसफर का सामना करना पड़ता था। इस वजह से विद्या को देश भर के कई शहरों में एनिमल रेस्क्यू करने का मौका मिला। उनके पति को आज उन पर गर्व है, क्योंकि ऐसा करके न सिर्फ वो लोगों की जान बचा रही हैं, बल्कि सांपों के जीवन की भी रक्षा कर रही हैं।
She had this kind of talent, and she used it to help the local naval community initially. But slowly, as especially after we have settled down here in Cochin, you find that the forest department especially has put in her name here and there, and it's a good thing. Like, she has the talent, and if she helps out people, it's something which one should definitely encourage. So I try to encourage her. विद्या राजू का कहना है कि सांपों को पकड़ना एक नियमित सीखने वाली प्रक्रिया है। रेस्क्यू के दौरान वे सबसे पहले सांप की गर्दन पकड़ती हैं, ताकि सांप को हमले का मौका ही न मिल सके। इस दौरान हर एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। इसमें हमें बहुत फॉरेस्ट वाले का बहुत योगदान रहा। उन लोगों ने हमें, मैं तो बिना ट्रेनिंग के पहले कर रही थी, पर लास्ट ईयर 1 साल पहले उन्होंने फिर से हमें एक लाइसेंस दिया है, ट्रेनिंग भी दिया, और कहा किस तरीके से हुक, पाइप एंड बैग यूज़ करने के लिए। पहले हम हाथ से पकड़ लेते थे हेड को, लेकिन सर जब हम पकड़ते हैं तो उसमें कभी कभी उससे भी चोट लगने की डर हो जाती है अगर आप ज़ोर से दबाए, और वो उल्टा हमें भी ले सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम सांप को भी बचाएं और ह्यूमन लाइफ भी हार्म ना हो। तो इसके लिए आजकल हम जस्ट हुक, पाइप एंड बैग यूज़ करते हैं। एंड थैंक्स टू माई फैमिली मेम्बर, दे ऑल सपोर्टेड मी। लाइक अभी भी आज मैं भी अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। कभी भी रात को डे टाइम कभी भी कॉल आता है तो फैमिली मेम्बर हमें सपोर्ट मिला है, वो लोग आकर के उनके साथ मैं निकल के जाती हूँ। विद्या को कई बार सांप काट चुके हैं। उनका कहना है कि अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते। अब तक वह सांप पकड़ने में इतनी माहिर हो गई हैं कि उन्हें सांप रेस्क्यू करने वाले रिसोर्स पर्सन की सूची में शामिल कर लिया गया है। वो अकेली ही बड़े से बड़े अजगर तक को काबू कर लेती हैं। पर एयरपोर्ट में था, मैं हस्बैंड के साथ ही एयरपोर्ट गई थी, नेवल एयरपोर्ट में नाइट फ्लाइंग चल रहा था, और उसमें रनवे में एक बार सांप आ गया था। तो उन्होंने सोचा कि किस लिए उसको मारना भी नहीं, और वो रनवे पे बैठा हुआ था, तो मुझे बुलाया गया। उस रनवे से मैंने जब उसको किया तो वो लाइट्स प्रॉपर, वो फायर इंजन का लाइट ये सब डाल करके किया गया था, तो थोड़ा वो हाथ में लपेटने लग गया था। तो फिर उसको अनवाइंड कर, अजगर विषैला नहीं होता है, पर लपेट लेता है तो बहुत जोर से जकड़ने लग जाता है। साल 2018 में केरल में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान विद्या ने लोगों की काफी मदद की थी। इस दौरान हर जगह पानी ही पानी भर गया था, जिस वजह से वहां कई सांप भी आ गए थे। उस वक्त विद्या ने लोगों के घरों से कई जहरीले सांपों को रेस्क्यू किया था। खेल जगत के कुल 9 दिग्गजों को सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उसमें एक नाम था फैसल अली डार का, जिन्हें पुणे में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मिला था, लेकिन उतनी पहचान नहीं मिल पाई थी जितनी मिलनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने किक बॉक्सिंग छोड़ दी। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद कश्मीर में बच्चों के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट की एकेडमी की शुरुआत की। फिर कैसे बने वो कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के हीरो, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर, जहां तक नजर जाए बर्फ से लदे पहाड़ और हरी भरी वादियां। आज यहाँ हर तरफ अमन, चैन और खुशहाली है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब आतंक यहाँ चरम पर था, और बांदीपोरा भी इससे अछूता नहीं था। बांदीपोरा काफी समय तक आतंकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा। यहाँ के बाशिंदों को न जाने कितनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फैसल अली डार बचपन से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे यहाँ के लोगों की मदद की जा सके।
बचपन में जब ब्रूस ली की फिल्में देखा करते थे, तब उन्होंने ये सोच लिया कि वो भी एक दिन मार्शल आर्ट में अपना नाम रोशन करेंगे। आज वो मार्शल आर्ट के कोच हैं और उनके द्वारा तैयार किए गए कई खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर चुके हैं। वर्ष 2003 में उन्होंने कुंग फू सिखाना शुरू किया। इसके बाद बांदीपोरा में ही वो एकेडमी चलाने लगे, जहां वो अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कुंग फू, किक बॉक्सिंग और कराटे जैसी मार्शल आर्ट शामिल हैं। 2003 से मैंने ये शुरुआत की थी, एक एकेडमी से लेके खुद खेला पहले, फिर एक एकेडमी बनाई। मकसद मेरे एकेडमी बनाने का यही था कि मैं कोशिश करूं हम ट्रेनिंग पे काम करें, हम बच्चों को सिखाए पहले, जब सीखेंगे तब जाके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके आगे हम कोई अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जब एकेडमी बना के मैं 2013 तक चला, मुझे लगा कि नहीं, खेलना जो बच्चों को हो है उस चीज़ के लिए हमें एक प्रोफेशनल टच इनको देना बड़ा ज़रूरी है। तो एक बड़ी बड़ी हर्डल्स जो मेरी लाइफ में अभी तक आई, लोगों की जो सोच थी उस सोच को बदलना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि एक एनवायरनमेंट हम नहीं क्रिएट कर पा रहे थे यहाँ पर, स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, एक कल्चर क्रिएट करना था। बांदीपोरा में आतंकी गतिविधियां चरम पर थीं। इसी अशांति की वजह से उन्होंने ट्रेनिंग देना बीच में बंद भी कर दिया। हालांकि बच्चे ट्रेनिंग के लिए उनके पास आते रहते थे। बांदीपोरा में एकेडमी खोलना आसान नहीं था। उन्हें यहाँ राजनीतिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो अशांति के दौर में भी ट्रेनिंग देते रहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के युवा गलत रास्ते पर न भटकें। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वो आज भी एकेडमी चलाते हैं और युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। उन्हें खेल और शांति के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। हाल ही में भारत सरकार ने जिन 128 पद्म अवार्ड की घोषणा की है, इनमें कुंग फू मास्टर फैसल अली डार का नाम भी शामिल है। पद्मश्री जो हमारे लिए यहाँ पर पूरी J&K UT के लिए एक बड़ा एजाज़ है, ये हमें मिला। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और स्पोर्ट्स में आए, नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा हर एक तबाही की बुनियाद होती है। हम खेले कूदे और हम स्पोर्ट्स में आगे हिस्सा लें और अपने देश का नाम रोशन करें। बदलाव के नायक में यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे बांग्लादेश के हीरो से। ब्रेक के बाद बदलाव के नायक में आपका स्वागत है। ब्रज के रहने वाले मोहन स्वरूप भाटिया को बचपन से ही साहित्य में इतनी रुचि थी कि उन्होंने 5000 लोकगीतों का संकलन कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रज के लोक कलाकारों को देश के कई मंचों तक पहुंचाया। 1957 से ही वो पत्रकारिता में काफ़ी एक्टिव रहे और उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी रह चुके थे। और भी कई रोचक बातें उनके बारे में, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। ब्रज भाषा उस बोली को कहा जाता है जो अपने नाम को चरितार्थ करते हुए ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। एक लंबे दौर के लिए साहित्य की आवाज बनने वाली इस भाषा ने समय के साथ विकास किया और बोली से भाषा का स्थान प्राप्त किया। चंदा की चांदनी घटाटोप छाई है, मेरे कौनी बारह कुली तेरे के आई है। मुख्यतः यह भाषा मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में तो बोली ही जाती है, साथ ही अलीगढ़, आगरा, भरतपुर और धौलपुर जिलों में भी बोली जाती है। साहित्य, लोक संस्कृति, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले पद्मश्री सम्मान प्राप्त मोहन स्वरूप भाटिया उर्फ भैया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उठो उठौरी सुहागिन नार, वृद्धा जो सास है वो अपनी बहू से कह रही है, उठो उठौरी सुहागिन नार, बुहारी दे ले अंगना,
बाट के बटोही चाले, पंछी चाले चुगना, और हम चले श्री जमुना, वो स्नान करने के लिए। उन्होंने ब्रज के लोकगीतों पर बहुत काम किया है। उन्होंने इस भाषा के विलुप्त हो रहे हजारों पारंपरिक लोकगीतों के संकलन में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कौन ने तोरिया की डार, किन्ने सताई हरियल नीम जी महाराज। तो उसने कहा दिवर ने तोरिया की डार, पन्ना मारू ननद सताई हरियल नीम जी महाराज। तो उसने एक बड़ा कड़ा निर्णय लिया कि दिवर को कर दो ब्याह, मतलब ब्याह करके इसको घर से अलग करो। ननद एक खंदाए दो, बाकी सासरे जी महाराज, बहन को इसकी ससुराल की। संयुक्त परिवार की बात भी लोकगीतों में। फूल रहे रस केवड़ा में वारी वारी, अथई बैठनते ससुर हमारे, चबूतरे पे ससुर बैठे हुए, पिड़ला बैठनती सास में बारी बारी, भैंस दुहनते जेठ हमारे, बांट करंती जेठानी में बारी। पूरे परिवार का चित्रण, देवर का, ननद का, और अंत में उसने अपने लिए भी कहा है, उनकी में सेज चढ़नते साहिब हमारे, उनकी में अति छवि गोरली में बारी बारी। तो इन गीतों को सुनकर ज़्यादा कदा मुझे लगा कि इन गीतों को संकलित करना चाहिए। 86 साल के मोहन स्वरूप भाटिया ने ब्रज के करीब 5000 लोकगीतों का संकलन किया है। इसके साथ ही ब्रज की लोक कला और ब्रज के लोक कलाकारों को देश के विभिन्न मंचों तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही यहाँ की लुप्त होती लोक कला को बचाने में अनवरत अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकगीत संकलन करने की जो यात्रा हुई, उसमें कठिनाइयाँ भले ही हुई हों, लेकिन आत्मसंतोष की जो अनुभूति हुई, वो मेरी मन आत्मा को बहुत उत्साह प्रदान करने वाली थी। और मेरे मन में ये हुआ कि मैंने कुछ ब्रज संस्कृति का ऋण चुकाया है। जो कुछ संपत्तियां बिखरी पड़ी थी, उसको एक जगह इकट्ठा किया है। और उससे ये भी हुआ कि प्रेरणा मिली बहुत से लोगों को, और लोगों ने भी इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। तो मुझे ये संतोष हुआ कि मैं अपनी ब्रज भूमि का, जहाँ मैंने जन्म लिया है, उसके ऋण को कुछ अंशों में चुका सकूं। ये मुझे अनुभूति नहीं हुई, संतोष भी हुआ। भैया जी ने रंगमहल नाटक हंसते चलिए के अलावा ब्रज साहित्य पर ढेरों किताबें और रचनाएं की हैं। मोहन स्वरूप भाटिया ने बड़ी ही ईमानदारी और सच्चाई के साथ ब्रज के करीब 5000 लोकगीतों का संकलन यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत करते हुए एक सशक्त अभिव्यक्ति दी है। आज भैया जी की ब्रज के लोकगीतों के संकलन के लिए प्रतिबद्धता और कला की स्वायत्तता सर्वमान्य है। इनके योगदान के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार मोहन स्वरूप भाटिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैंने जो कार्य किया है, उसके लिए मुझे प्रोत्साहन विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी रहा है। मैंने उनके भाषण सुने हैं, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति को देखा है कि वो कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोक संगीत को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोक संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। एक प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर जाए, और किस लिए जाए कि वो राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की संस्कृति है, जो आज नहीं युग युगों तक याद की जाएगी। मोहन स्वरूप भाटिया वो कड़ी हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और बोली की एक लुप्त होती परंपरा को बचाकर बेहद महत्वपूर्ण काम किया है। और अब बात उनकी, जिनकी तलाश तो पाकिस्तान को पिछले 50 सालों से थी, लेकिन वो उनके हाथ आखिरकार नहीं लगे। उनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सज्जाद अली। 1971 के युद्ध में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और हाल ही में इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है।
पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की सफलता में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, जिसके कारण बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी थे जिन्होंने बांग्लादेश के साथ लड़ने का फैसला किया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए उन्होंने भारत का साथ दिया। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग मुल्क की आवाज उठाने पर पाकिस्तान ने काजी सज्जाद के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। तब काजी सज्जाद की उम्र सिर्फ 20 साल थी। वारंट जारी हुए 50 साल हो गए हैं और बांग्लादेश भी आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न आज मना रहा है। ऐसे नायकों ने एक बात तो साबित कर दी है कि वो अपने से ज्यादा दूसरों की जिंदगी को बदलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसी ही कहानियों के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।